अनिला सिंह और राहुल गांधी तो सीधा कह रहे हैं कि आप आर्थिक मुद्दे पर पूरी तरह से विफल रहे हैं। आप अब एक आर्थिक तूफान, एक मंदी आने वाली है जिसका झटका जो है किसान, युवा, छोटे व्यापारी सबको लगेगा और जिम्मेदार आपकी सरकार है। मेरी सभी को राम राम। और अभी मैं सुन रही थी, मैं संजीव जी को भी सुन रही थी, मैं राजीव जी को भी सुन रही थी, और जो चिंता आपने जाहिर करी है राष्ट्र के प्रति उसको भी सुन रही थी। बिल्कुल कहना चाहिए, सब कुछ बताना चाहिए, परंतु साथ के साथ सत्यता को भी सामने रखना चाहिए। अभी मैं सुन रही थी, संजीव जी ने सब्सिडी का जिक्र यहाँ पे किया था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसे देशों में से जाने लग जाते हैं जहां पे सब्सिडी दी जाती है। अगर मैं यूएसए का ही उदाहरण यहाँ पर ले लेती हूँ संजीव जी, क्योंकि यूएसए जो है डॉलर का मालिक है, और डॉलर क्यों स्ट्रेंथन हो रहा है हमें अच्छी तरीके से पता है कि यूएस फेडरल रिजर्व जो है उसके द्वारा जो ब्याज दर बढ़ाए जा रहे हैं, उसकी वजह से डॉलर मजबूत हो रहा है, बाकी करेंसीज पैन वर्ल्ड कमजोर हो रही हैं, उसी का असर हमारे रुपये पे भी आ रहा है। पर सब्सिडी का आपने जिक्र किया कि हमारे यहाँ से इन्वेस्टर्स इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम सब्सिडी देते हैं। तो अमेरिका खुद देख लीजिए ना, चाहे वो ग्रीन एनर्जी है उसमें सब्सिडी नहीं देता, हाउसिंग में सब्सिडी नहीं देता, एविएशन में सब्सिडी नहीं देता, मैरीटाइम जो एंटरप्राइजेस हैं उसमें सब्सिडी नहीं देता। अनेक को अनेक, कितने, अगर आप यूके पे चले जाओगे वहां पे किस प्रकार से जो काउंसिल एरिया है वहां पे कितनी ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। एक देश आप मुझे बता दीजिए जहां सब्सिडी नहीं दी जाती है। और मेरा देश तो सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। यहाँ पे अगर हम किसी प्रकार की सब्सिडी, चाहे उद्योग को बढ़ाने के लिए, चाहे गरीब को राहत देने के लिए अगर देते हैं, मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है। आज भी अगर हम ग्रे एरिया में नहीं है, आज अगर हम फ्रेजाइल 5 में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हालात हमारे बिल्कुल ठीक है। राजीव जी कह रहे थे राजीव जी कह रहे थे रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, खुदरा महंगाई के बारे में बोल रहे थे। आप शायद भूल रहे हैं, जब यूपीए की सरकार थी, खासतौर से मैं जो सेकंड टेन्योर की मैं बात करती हूँ, तो डबल डिजिट में रिटेल इन्फ्लेशन था। हाँ, अगर मैं बहुत करेक्टली कहूं तो लगातार 3 साल तो 9% पे इन्फ्लेशन रहा है। और हमारे यहाँ पे आज भी अगर देखेंगे, आज की तारीख में भी 3.48 रिटेल इन्फ्लेशन रहा है। आपने एक बात और कही कि ये जो हमारा इसलिए दिखाई दे रहा है अंडर 4% जो एनहांसमेंट ऑफ फ्यूल प्राइसेस है। हाँ। और जो बाकी देश जहां पे 112% है, 50% है, 48% है, क्योंकि इन्होंने जब तेल सस्ता हुआ था तब इनके दाम कम कर दिए थे, इसलिए इतना एनहांसमेंट दिखाई दे रहा है। तो अगर स्ट्रैटेजिकली मेरी सरकार नहीं, अगर स्ट्रैटेजिकली कोई भी सरकार अगर भारतवर्ष में होती, आज आप देखिए, मैं ये कहूंगी कि ये बहुत अच्छा मूव था सरकार का प्रोटेक्शन के लिए, कि जब तेल सस्ता था आपने उसको बहुत ज्यादा सस्ता नहीं किया, एक बफर क्रिएट किया गया। जो पैसा आया बफरिंग के लिए, पेमेंट के लिए, अभी तो इनके यूपी के द्वारा जो ऑयल बॉन्ड्स दिए गए थे उसका पेमेंट भी होना है। जो इतना बड़ा कर्ज छोड़कर गए थे ऑयल कंपनीज का हमारी सरकार के ऊपर, उसका पेमेंट हुआ है। तो अभी मेंटली और हर तरीके से हमारी जो जनता है वो तैयार है। चलिए, विदेशी निवेशक कम हो गया और अचानक 112% निवेशक भाग रहे हैं, और जाहिर तौर से चाहे हालात उनके ऊपर क्या बीत रही होगी पूजा जी। ठीक है, आपने विदेशी निवेशकों की बात की। अब उसके पीछे रीजन कुछ भी हो, लेकिन पिछले 3 महीनों में 2,20,000 करोड़ निवेशक तो गए हैं ना। क्या ये तो आप मानेंगी? नहीं, एक बार फिर से बोलिएगा। जो विदेशी निवेश हमारा पिछले 3 महीनों में निकला है 2,20,000 करोड़ का, तो ये तो आप मानेंगे ना। वजह आप कुछ भी लीजिए, लेकिन बाहर उनको बेहतर विकल्प दिख रहा है, इसलिए यहां से वो निकल रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर आप जो इन्वेस्टर्स की बात में, इंडस्ट्रीज जो यहाँ इन्वेस्ट कर रही है वो कहीं नहीं गई हैं। अगर आप जो शेयर मार्केट की अगर आप बात करते हैं, क्योंकि मैं खुद ये करती हूं तो मुझे मालूम है वो दे आर वेरी फ्लोटिंग। उनको जहां अगर उनको लगता है नहीं ब्राजील में अगर हमें बेटर रिटर्न मिल सकता है तो वो ब्राजील में करेंगे। उनको लगेगा कि वियतनाम में करना है, वियतनाम में करेंगे। उनको लगेगा साउथ कोरिया में करना है, साउथ कोरिया में करेंगे। इसी और इंगित यहाँ पर संजीव कर रहे थे, व्हाई नॉट इंडिया बेटर ऑप्शन। अरे मैं बता तो रही हूँ, आप मेरी पिच पे आके खेल रही हैं, जीत नहीं पाएंगी। अरे आप मुझे, मैं हार जीत की तो बात ही नहीं कर रही हूँ ना, यहाँ हम हारने के तो आए नहीं हैं, आम जनता की बात कर रहे हैं। वो ये बात झेल रही है, आप उसका जवाब दीजिए। मैं जवाब तो दे रही हूँ। आप मुझसे कह रही हैं कि जो शेयर मार्केट में है इन्वेस्टर क्यों निकाल रहे हैं।
आप सीधी सी बात समझ लीजिए, मैं तो बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रही हूँ जो आपके जो व्यूअर्स हैं जो समझ सके। उनको ऐसा नहीं कि वो यूएस से वापस जा रहे हैं, वो जर्मनी जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, नहीं, वो कर रहे हैं, ब्राजील में कर रहे हैं, वियतनाम में कर रहे हैं, ताइवान में कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ किया। यू कैन नॉट से कि जो आज उन्होंने यहां से पैसा निकाल के अगर किसी और मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन टू अस। वो ऐसा चलता रहता है मार्केट में, दिस इज नथिंग न्यू अबाउट इट। बट हमें ये देखना चाहिए कि आर वी सिक्योर, आर वी सेफ, इज दिस गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर? यस इट इज, इंडीड इट इज। अगर 4 साल में कोरोना की मार जिस प्रकार से हमने झेली और उसको इतने ब्यूटीफुली हैंडल हमने किया है, आज भी मैं ये कहती हूँ, चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर रहा हो और आज चाहे यूएसए ईरान इसराइल का वॉर हो, कितने लोगों के कारोबार ठप हुए हैं उस कोरोना में, कितना नुकसान हुआ है। नहीं, उस और ध्यान नहीं दिया जाता ना। और इस महंगाई की मार में हम तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन हम आम जनता की बात नहीं कर रहे हैं। ग्लोबल क्राइसिस नहीं थी और इनकी डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, पूछे ना इनसे। जब हमारी सरकार गई थी, जब अटल जी की सरकार गई थी, हमने रुपया 43-44 पे छोड़ा था, और जब इनकी सरकार गई है तकरीबन 65-66 पे ही रुपया छोड़कर गए। क्या कर रहे थे? कोई वॉर हो रहा था? अब कितना है रुपया? अब कितना है? अब ये रुपया 100 का आंकड़ा किसी भी वक्त अनिला जी पार कर जाएगा। 97, 96.93 पैसा तो हो चुका है, 96.93 तो हो चुका है। बहुत दिन नहीं लगेंगे, अगर यही हालात रहे तो 100 भी पार कर जाएगा ना। संजीव, मैं चाहूंगी आप प्लीज आइए। मोदी गवर्नमेंट ऑफ कोर्स नॉट। अगर फ्यूल डिपेंडेंसी हमारी बाहर के ऊपर है तो आप बता दीजिए हम कहां से तेल पैदा कर दें। संजीव, आई एम श्योर कुछ कहना चाह रहे होंगे। संजीव। नहीं, अनिला जी के अपने विचार हैं, उनका स्वागत है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है वो जो कह रही हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट होता है वो बहुत चीज़ें तय करता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा तय करता है कि हमारे यहाँ कितना निवेश रहता है, टिकता है और बाहर चला जाता है, और जाहिर है कि उसके बाहर जाने से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात यह है कि पूजा, केवल तेल के दामों से अगर आप रुपये के अवमूल्यन को जोड़ें तो ये गलत रीडिंग है। अनिला जी बेहतर बता पाएंगी कि हमारा रुपया कमजोर इसलिए नहीं हो रहा है कि तेल के दाम बढ़ गए हैं। ये रुपये का कमजोर होना जो है वो एक सतत प्रक्रिया चल ही रही थी, और ये युद्ध तो 28 फरवरी को शुरू हुआ है ना, लेकिन रुपए का अवमूल्यन तो लगातार जारी था, वो हेसन हो गया है, वो तेज हो गया है। और पिछले 8 सप्ताह में अगर वो 8% के आसपास गिर रहा है तो उसकी वजह केवल और केवल तेल नहीं है। बस यही बात कहनी थी, बाकी वो जो कह रही है वो भी सही है। और बोलिए नीला जी, बोलिए। 10 सेकंड प्लीज दिया। जी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू संजीव जी, मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ, इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत ही दानिशमंद हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तेल की कीमत बढ़ गई है इसीलिए, दैट इज ओनली फैक्टर कि जो प्राइस में अब रुपया जो कमजोर हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, पाउंड कमजोर हो रहा है, यूरो कमजोर हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है अमेरिकन फेडरल रिजर्व जो है उसके द्वारा ब्याज दरों में लगातार की गई बढ़ोतरी और वैश्विक भू राजनीतिक तनाव जो है उसके कारण दुनिया भर के निवेश निकालकर अमेरिका जा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया की जो करेंसी है वो कमजोर हो रही है। ये मैंने पहले भी मेंशन किया था। मैंने ये नहीं कहा कि केवल और केवल क्योंकि तेल महंगा हो रहा है उसकी वजह से रुपया चलिए, ऑन एंड ऑल तो आम जनता यहाँ पर भुगत रही है ना अनिला जी, ये तो मानेंगी ना। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे 4% ही बढ़े, लेकिन महंगाई की मार तो जनता पर ही पड़ रही है ना। लोग ही तो हैरान परेशान हो रहे हैं, और लगातार, और कितने आगे दाम बढ़ेंगे इसको लेकर भी कोई कुछ नहीं कह सकता। समझ रही है पूजा जी, अच्छी तरीके से समझ रही है। ये मोदी जी का पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, ये जिस प्रकार से वैश्विक भू राजनीतिक तनाव इस विश्व में है, जो युद्ध की विभीषिका है, उसकी वजह से ये माहौल है, और जनता जानती है ये टेम्परेरी है, ना माने तो